हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली होमगार्ड भर्ती मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं आया, इस वजह से हर एक साथी परेशान है। परेशान होना आपका जायज़ है, दुख आपका हम समझते हैं, क्योंकि आप बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपने अच्छे से करवाया था, आपकी जो आईडी है वो आपने अच्छे से जांच करके वहाँ पे जमा करवाई थी। एग्ज़ाम में भी आपके अच्छे नंबर थे। और यहाँ पर काफ़ी साथियों का सवाल है कि जिनके ज़्यादा नंबर थे उनको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया, जिनके कम नंबर थे उनको मेडिकल के लिए बुला लिया गया है। इस तरीके के सवाल भी यहाँ पे देखने को आ रहे हैं और अब साथियों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे हम क्या करें जिससे हमारी जो समस्या है उसका समाधान हमें मिल सके। काफ़ी लोगों के दिमाग में फितूर बैठा हुआ है कि हम कोर्ट केस करें, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करें, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वहाँ धरना दे के बैठें जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कोर्ट केस करते हो तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लीगल तरीके से और डायरेक्ट वे से करते हो तो शायद आपका जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप लीगल तरीके से इनडायरेक्ट वे करोगे तो आपका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप धरना करते हो तो धरना में अगर आपसे समाधान होने के लिए पूछा जाए कि भाई बताओ आपकी मांगे क्या हैं, तो आपको कौन से सवाल उनसे पूछने हैं जिससे कि आपका समाधान हो सके। ठीक है, जब मेडिकल स्टेटस जारी हुआ और मेडिकल स्टेटस में लोगों का नाम नहीं आया तो लोगों ने दिल्ली होमगार्ड का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन किया। धरना करने पर हेड ऑफिस से जो मुख्य लिस्ट है वो जारी कर दी गई, जिसमें कट ऑफ बता दी गई कि जनरल वालों के 45 प्लस नंबर है तो लिस्ट में नाम है। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल है कि हमारे 45 नंबर से ज़्यादा हैं, हमने आईडी भी सही जमा करवाई थी, दिल्ली की हमारी आईडी है, हम दिल्ली के मूल निवासी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। जबकि कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके 45 से कम नंबर हैं और उनका लिस्ट में नाम आ गया है क्योंकि उनको बोनस के नंबर ज़्यादा मिल गए हैं। तो सभी सवालों पर मैं बात करने वाला हूँ, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बेसिक शुरुआत करते हैं। शुरुआत से आपको हर एक चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। जैसे ये वीडियो आप पूरा देख लोगे ना तो आपको हर एक चीज़ ऐसे समझ में आ जाएगी, आपको पता लगेगा कि कोर्ट केस में क्या होता है, समाधान किस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शांति से वीडियो देखो, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये नोटिस। ये स्टार्टिंग का नोटिस है जब ये वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों अगर आप कोर्ट केस करते हो या फिर आप धरना प्रदर्शन करते हो तो यहाँ से ही आपको चलना पड़ेगा। हाँ, पूरी भर्ती की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप जीत पाओगे। अगर आप कोर्ट केस करते हो तो वकील को आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझानी होगी भर्ती की, तभी वकील इस कोर्ट में आपकी इस मामले को लेकर अच्छे से वहाँ पे आपका जो केस है वो लड़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैकेंसी की बात करें इस नोटिस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये आपकी वैकेंसी है 10,285 पदों पर आई थी और इसमें बताया गया था कि कितने परसेंट कौन सी कैटेगरी के लिए है। तो इसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ जो मैंने बाद में छपवा लिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो जो टोटल आप वैकेंसी आपकी 10,285 थी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 27% रखी गई थी। जो एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7.5% रखा गया था। एससी कैंडिडेट्स के लिए 15% वैकेंसी रखी गई थी। फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं कोई भी कैटेगरी से हो उनके लिए 33% रखी गई थी और जो एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10% रखी गई थी। बाकी जो बच गया वो जनरल वालों के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे इन वैकेंसियों के आधार पे बात करें तो अभी आपको आगे समझ में आने वाला है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये वो पीडीएफ है जो स्टूडेंटों ने, जो भाइयों ने धरना प्रदर्शन करके वहाँ पे उनसे डलवाई थी, यानी धरना प्रदर्शन करने के बाद में उन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड की थी कि ये कट ऑफ है और इन कैंडिडेट्स को लिया गया है मेडिकल के लिए। ठीक है, इस पीडीएफ में आप देखोगे तो सबसे बड़ा खेला आपको देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ के दौर पे हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट जनरल कैटेगरी में 754 बंदों को मेडिकल के लिए बुलाया गया है। ये मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, 754 बंदों को बुलाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो प्यारे दोस्तों जो कट ऑफ है वो 45 लगी है। ठीक है, जिसके एग्ज़ाम में 45 नंबर बने हैं, कैसे भी करके बोनस लगा के उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो खेला है वो आपको देखने को ये मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं मेरे 34 नंबर है, मेरे 35 नंबर है और मेरा आ गया। तो उनका कैसे आया आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे विद प्रूफ इसी पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ। इस पीडीएफ में मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैंडिडेट के कितने नंबर है, 37 नंबर आए हैं। ये उसकी मेहनत के आए हैं, जो उसने पेपर में मेहनत से जो किया है उसके नंबर हैं।
लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडिडेट को 8 नंबर बोनस मिल गए और ये 8 नंबर बोनस मिलने की वजह से इसके 37 और 8 45 हो गए और इसका नाम लिस्ट में आ गया। ठीक है, इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो आप देख सकते हो, इसके 34 नंबर आए थे। ठीक है, इसकी मेहनत के टोटल 34 नंबर हैं और यहाँ पे इसको 11 नंबर बोनस के मिले हैं और इन दोनों को मिला के इसके टोटल 45 हो गए और इसका लिस्ट में नाम आ गया। तो इस तरीके से जिस साथी के 34-35 नंबर जुड़ रहे थे और वो कह रहा है कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया, तो इस तरीके से आया है। अब यहाँ पे मेन सवाल आता है कि ये बोनस नंबर का क्या मामला है, किन लोगों को बोनस नंबर मिले हैं और किस आधार पे मिले हैं, ये आप अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर पूछें। लेकिन उससे पहले ये देखें, आप इस बंदे के 36 नंबर एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, इस बंदे के 36 नंबर एग्जाम में आए थे, लेकिन इसके 13 नंबर बोनस के रूप में बढ़े हैं। अब ये 13 नंबर बोनस के किस वजह से बढ़े हैं ये पता नहीं चल रहा है। और अगर आप धरना प्रदर्शन करते हो, यहाँ कुछ भी करते हो वहाँ पे, और जो आईओ साहब आपके आते हैं, जैसे आप धरना प्रदर्शन करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर धरना प्रदर्शन करते हो तो इस तरीके से करना कि कोई भी जनहानि ना हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ पे हानि या नुकसान ना हो जिससे आपको भुगतान करना पड़े। धरना प्रदर्शन करते हो तो शांति से बैठ के आराम से आपको करना है, जिससे कि बाद में पुलिस आती है और आपसे पूछती है कि भाई आपको क्या समस्या है, आप किस वजह से धरना कर रहे हो, तो पुलिस को आपको बताना है कि जो हमारी होमगार्ड की वैकेंसी थी, इस वैकेंसी में हमें कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान हमें चाहिए, और वो जो समाधान है वो आईओ साहब कर सकते हैं। आईओ साहब से हम सभी को मिलवा दीजिए, हमारी बात करवा दीजिए। ठीक है, कल कुछ कैंडिडेट्स ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन धरना प्रदर्शन जब हुआ पुलिस ने पूछा कि आईओ साहब को मैं बताता हूं, पहले आप अपनी समस्या बताइए, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी कि भैया 4 नंबर थे उसको नहीं लिया, आगे से आवाज़ आ रही है 34 नंबर वालों को ले लिया। तो इस तरीके से आप सही से बात नहीं कर पाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आपका ग्रुप है, जितने भी कैंडिडेट्स आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, उसमें सबसे पहले तो 2 कैंडिडेट्स को लीडर बनाइए जिसके पीछे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि मान सकते हैं सभी की प्रॉब्लम है, लेकिन 2 कैंडिडेट्स को पहले लीडर बनाइए जो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उनसे शेयर करें, वही उनसे बात करें, और वो जो लीडर है वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप लीडर को बताओ और लीडर जो है वो आगे आपकी बात को शेयर करेगा। आप लीडर के हमेशा पीछे रहो। तो इस तरीके से प्रोसेस से चलोगे तो आपका हर एक काम सही से होगा। अगर आप हाव उलट ज़्यादा करोगे, ज़्यादा तमाशा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आप धरना प्रदर्शन करते हो तो यहाँ पे आपको ये सवाल पूछना है कि ये 13 नंबर कैसे बढ़े हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में तो मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट 11 या 12 क्वेश्चन ही गलत थे, फिर 13 नंबर किस बात के बढ़ गए। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे पूछना है। तो सबसे पहला सवाल आपका बोनस का होना चाहिए। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आरटीआई आप ज़रूर लगाएं। ठीक है, हर एक छात्र आरटीआई लगाए, और आरटीआई में आपको कौन कौन से सवाल पूछने हैं, क्योंकि अगर आप कोर्ट केस की सोच रहे हो तो प्यारे दोस्तों कोर्ट केस में आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आप कोर्ट में जाके ये बोलते हो उसको 4 नंबर वाले को ले लिया, उसके पास आईडी नहीं थी उसको ले लिया, मेरे पास ओरिजिनल आईडी थी मेरे को नहीं लिया, तो ये सब वहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना दिमाग आपके अंदर है शायद उतना दिमाग तो होमगार्ड की जो ये भर्ती करवा रही है जो कंपनी, उनका ख़राब रहता होगा। तो मेरे कहने का मतलब समझिए, आप अगर कानूनी तरीके से लड़ना चाहते हो तो आपके पास सबूत होने चाहिए। सबूत आपके पास कैसे आएंगे? जब आप आरटीआई लगाएंगे, और आरटीआई में आपको कौन से सवाल पूछने ये मैं बता रहा हूँ, और उन सवालों से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। आरटीआई में सबसे पहला सवाल मेरे दोस्तों आपको ये पूछना है कि टोटल एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया। ठीक है, एग्ज़ाम टोटल कितने लोगों ने दिया, और इसका जवाब आपको आरटीआई में उनको देना ही देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से उन लोगों की संख्या पता लग जाएगी कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब उसके बाद में जितने भी एग्ज़ाम दिया था, जितने भी लोगों ने, उनके 0 1 2 3 कितने भी नंबर आए हो, तो पर आपको टोटल संख्या यहाँ पे पता चल जाएगी। सेकंड सवाल आपको आरटीआई में ये पूछना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टोटल कितने लोगों ने दिया। ठीक है, टोटल लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने लोगों ने दिया। अब यहाँ पे अगर आपको ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जैसे मान लो वो बताते हैं कि 2500 लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया, आरटीआई में अगर आपको ये जवाब मिलता है कि 2500 लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का फ़ायदा ये मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों,
कि अगर 2500 लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया है तो जो उन्होंने लिस्ट जारी की है, जैसे जनरल में 754 बंदों को लिया है, इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन में 2 बंदों को लिया है, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज है, तो इनको टोटल मिला के 1412 ही बंदे होते हैं, बाकी बंदे कहाँ पे गए, ठीक है। पहला सवाल तो आपके पास ये मजबूत हो जाएगा, ये सबूत हो जाएगा आपके पास अगर आप आरटीआई में ये सवाल पूछ लेते हो। अगर मान लो वो ये बात बोलते हैं, प्यारे दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2500 प्लस लोगों ने या 2000 प्लस लोगों ने, जितने भी लोग आए, तो आपको ये बोलना है कि फिर आपने इतने ही लोगों को क्यों पास किया मेडिकल के लिए, सभी को पास करना चाहिए था, फिर मेडिकल के लिए आपने कट ऑफ क्यों लगाई, क्योंकि जो वैकेंसी की संख्या वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैटेगरी वाइज कितना परसेंट थी, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे मान लो ये कहें कि ओबीसी के इतने कैंडिडेट आए, इतने कैंडिडेट एसटी के आए, इतने कैंडिडेट एससी के आए, वहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको पता लग जाता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इतने लोगों ने दिया, तो आपको पता लगाना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वैकेंसी से कम लोगों ने दिया, ये तो क्लियर है। तो जब वैकेंसियाँ ही फिल नहीं हो रही है तो कॉम्पिटिशन यहाँ पर है ही नहीं, फिर उनको मेरिट लिस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। सेकेंड सवाल आपका हो सकता है दोस्तों कि भाई आपने मेरिट लिस्ट किस बेस पे लगाई है, ठीक है, ये आप धरना प्रदर्शन में भी पूछना है और इसके अलावा आपको आरटीआई में भी लगाना है। अगर आपको धरना प्रदर्शन में इनका जवाब मिल जाता है तो आपको आरटीआई में नहीं पूछना है। अगर धरना प्रदर्शन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आरटीआई के थ्रू आपको सबूत ज़रूर जुटाने हैं। सबसे पहला लीगल प्रोसेस यही आपको करना है, तो आप आगे जाके पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है। आगे कोर्ट केस की भी बात करने वाला हूँ। उसके बाद में आपको एक सवाल पूछना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आपकी आंसर की है, ठीक है, जो आपकी आंसर की है, मान लो आपको ये बोल रहे हैं कि भाई 1400 कुछ बंदों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास कर लिया, उनका मेडिकल में नाम आ गया, बाकी लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल कर दिया, इसी वजह से तो आपको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया। ये तो मतलब हुआ भाई आपको मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया, मेडिकल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल हो गए, क्लियर सी बात है। तो आपके नंबर कितने थे, आपका जो रिजल्ट था वो क्या है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे एग्जाम में इतने नंबर आए थे और बोनस के लगा के हमारे इतने नंबर बने हैं, तो वो नंबर आपको अभी तक नहीं पता है, ठीक है। तो आप उनसे ये सवाल कीजिए कि जो करेक्शन वाली आंसर की है वो जारी करो और हमें अपनी करेक्शन वाली आंसर की दो, जिससे हमें पता लगे कि फाइनली हमारे नंबर कितने थे, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो पाए कि हर एक कैंडिडेट के नंबर कितने थे। अगर वो करेक्शन वाली आंसर की देते हैं और आपके नंबर आपको पता लगता है और बोनस लगा के आपको नंबर देते हैं, तो जिस साथी के 45 प्लस नंबर फिर बाद में आएंगे तो वो जर्नल में आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप आरटीआई में भी ये सवाल पूछें और धरना प्रदर्शन पे भी ये सवाल पूछें। धरना प्रदर्शन जब भी करो तो आपको वहाँ पे ये ना करना कि भाई मेरे 4 नंबर थे, मेरा नहीं हुआ, उसका 3 नंबर का हो गया, उसका 34 का नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बसड़ करोगे तो वो आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। जो लीडर है उसको सारी समस्याएं बताओ, लीडर उनसे बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है। और लीडर को ये सवाल बताओ कि भाई वहाँ पे ये मत बोलना 4 नंबर वालों को पास कर लिया, 5 को नहीं किया। उनसे ये सवाल पूछो कि हमारी जो करेक्शन वाली आंसर की है वो कहाँ पे है, जो ये बोनस नंबर दिए हैं ये किस बेस पे दिए हैं, जो मेरिट लिस्ट लगाई है वो किस बेस पे लगाई है, केवल हमें इतनी जानकारी चाहिए। अगर इनकी जानकारी आपको मिल जाती है तो सारा मामला सोल्व है, हर एक चीज़ आपको पता लग जाएगी कि इसमें क्या गोलमोल हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कोर्ट केस की, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी ये वैकेंसियों के कोर्ट केस होते हैं ये कैट में जाते हैं, ठीक है, कैट के थ्रू लड़े जाते हैं। अब कैट के थ्रू लड़े जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, वही प्रोसेस है, हर चीज़ का एक लीडर बनाना होता है। जैसे घर का एक मुखिया होता है और मुखिया होता है तभी घर चलता है, इसी तरीके से अपना जितना भी, जैसे मान लो आप 300 बंदे हो, 400 बंदे हो, कहीं से भी व्हाट्सएप ग्रुप से कहीं से भी जुड़ रहे हो, अपना पूरा परिवार बना रखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट केस लड़ने के लिए 400 बंदे एक साथ ही घूमो, ठीक है। 400 बंदों को घूमने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके लीडर हैं, जिस बंदे को आप, जैसे मान लो 2 बंदों का आपने लीडर बना रखा है, तो इन लीडर बंदों से केवल बात करते रहो कि आप क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये लीडर बंदे आपको हर अपडेट देते रहेंगे। इन लीडर बंदों को क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन लीडर बंदों को सबसे पहले तो वकील से मिलना चाहिए, ठीक है। वकील को पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए और वकील ऐसा होना चाहिए प्यारे दोस्तों जो पहले 1, 2, 3 केस लड़ चुका हो और 1, 2 केस जीत चुका हो इन वैकेंसीज के मैटर में, क्योंकि ऐसा वकील होगा तो वो शायद अच्छी मदद आपकी कर पाएगा, ठीक है।
तो ऐसा वकील आपको ढूंढना है जो 1-2 केस पहले लड़ चुका हो कैट में, ठीक है। और यहाँ पे जो वकील है अगर उनसे बात हो जाती है, फीस वगैरह क्लियर हो जाती है, तो जितनी वकील फ़ीस बताता है तो जो आपका ग्रुप है वो सभी बंदे पैसे इकट्ठे करके अपने लीडर को दो, लीडर आपका वकील को पैसे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। फीस की वकील से क्लियर कर लो एक बारी। जैसे मान लो कि जो कोर्ट है वो तारीख दे देता है कि भाई इतनी तारीख को दोबारा से आपका जो सुनवाई होगी, तो दोबारा से फीस लेगा या नहीं लेगा, तो एक बार ही कंफर्म कर लेना कि भाई हम फीस एक बार ही देंगे और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक आपको इसी फीस में हमारा केस लड़ना है, ठीक है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों सेकंड सवाल, वकील आपको सही करना है, मैंने बता दिया। ऐसा वकील करना जो केस लड़ चुका हो और जो अच्छा वकील हो, ठीक है। तीसरी बात दोस्तों, अगर मान लो आपका जो वकील है वो केस हार जाता है, तो हारने के बाद में आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जाने के लिए फिर आपको वकील करना पड़ेगा, फिर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ भी आप हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लास्ट में न्याय चाहिए तो यहाँ तक आप जिन छात्रों की मतलब कि बस की बात हो वही पैर फंसाना, ठीक है। तो वकील की बताऊं तो दोस्तों, वकील का ये होता है अगर आप पैसे दे दिए तो उन पैसों को देकर भूल जाना कि आपने किसी को पैसे दिए थे, ठीक है। केस हार गया तो भी आपको पैसे नहीं मिलने हैं और केस जीत गया तो भाई आपके पक्ष में आएगा जो फैसला आएगा, तो जो पैसे दिए हैं उनका आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कैट की मैं बता देता हूँ, जो भी फैसले कैट के थ्रू होते हैं वो लगभग 20 दिन में सुलझ जाते हैं, 20 दिन में उनकी सुनवाई हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको ये केस जीतना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आरटीआई की रिप्लाई आपको अपने पास रखना है। जैसे कोर्ट में वकील कहे कि इसमें इस वैकेंसी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आरटीआई का रिप्लाई जो भी आपको मिले वो दिखा देना कि इतने बंदों को बुलाया गया, बाकी फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतनों को बुलाया गया। तो जिन लोगों के पास आईडी नहीं थी उन लोगों को तो पहले बाहर कर दिया, ली नहीं। जब जैसे मान लो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट आया और जिनके पास आईडी थी वो सब क्या हो गए, पास हो गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर फेल करने का मतलब क्या है, क्योंकि जिनके पास आईडी नहीं थी उनको तो भेज दिया था, ठीक है, उनको तो पहले ही भेज दिया था कि भाई आप जाओ। पर जो कैंडिडेटों की आईडी ले ली थी तो उनको फेल क्यों किया गया, ये कारण बताओ। जबकि हमारे पास आरटीआई का जवाब है। आरटीआई में हमने पूछा था कि कितने कैंडिडेट्स आए थे और इन्होंने जवाब दिया कि इतने कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया, तो इनको फेल क्यों करवाया। अगर आपके पास आरटीआई का जवाब होगा तो आपका जो केस है वो हल्का हो जाएगा, आपको आसानी होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक कैंडिडेट आरटीआई जरूर लगाए। आरटीआई में 3 से 4 सवाल पूछे, सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सभी साथी एक साथ 4 सवाल ना पूछे, हर एक साथी एक ही सवाल पूछे। यहाँ पे भी आप कर लो, जैसे जिसका नाम ए से लेके और यहाँ पे एल तक शुरू होता है वो एक सवाल पूछे शुरू का, एल से लेके ओ तक शुरू होता है वो दूसरा सवाल पूछेगा, ओ के बाद में पी से लेके और लास्ट तक जहाँ भी नाम आता है वो तीसरा सवाल पूछेगा। ऐसे सवाल आप पूछोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये पूछना है कि एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट है, आपके वकील के लिए बेनिफिट है अगर आप कोर्ट केस करते हो, ठीक है। एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया, क्योंकि आपके पास सबूत होने चाहिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितने लोग पास, नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने लोगों ने दिया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने लोगों ने दिया तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा भाई। जैसे मान लो वो बता दिया कि 2000 लोगों ने दिया, तो 2000 लोग जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने आए हैं तो उन्होंने आईडी जमा करवा दी है। जिनके पास आईडी नहीं थी उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया ही नहीं, उनका तो सीरियल में नाम चढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और आप ये भी पूछ सकते हो कितने लोग फेल हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में और कितने लोग पास हुए। अगर ये इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि कितने पास हुए कितने फेल हुए, तब तो मामला एक तरफा ही आपके पक्ष में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि जो बोनस नंबर दिए गए हैं वो किस आधार पे दिए गए हैं, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे दिए गए हैं, किस आधार पे दिए गए हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में केवल इतना कहा गया था कि सभी कैंडिडेट्स के 3 नंबर बढ़ गए हैं, तो फिर यहाँ पे जो 13 नंबर बढ़ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट सवाल, ठीक है, कैटेगरी वाइज हमें ये बताई जाए, ठीक है, कैटेगरी वाइज हमें सारी अपडेट दी जाए कि कितनी वैकेंसी किन के लिए थी। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों एक सवाल और आपको पूछना है कि जो ये इस वैकेंसी में मेरिट लगाई गई थी, क्योंकि मेरिट के लिए कहा ही नहीं गया था, फिर भी मान लो मेरिट लगाई गई है तो मेरिट किस बेस पे लगाई गई है, ठीक है। जबकि जनरल कैटेगरी की सीट ही खाली पड़ी है, कंपटीशन तो बिल्कुल है ही नहीं, तो सीट एक बंदे पर 4 सीटों का कंपटीशन है, मतलब एक बंदा किसी भी 4 सीट पर बैठ सकता है।
तो सीटों का कंपटीशन हो रहा है, जहाँ की बंदों का। जब बंदों का कंपटीशन होता है तो मेरिट लगाएं तो ठीक है, लेकिन मेरिट फिर भी किस बेस पे लगाई है, ये आपको इसमें क्वेश्चन पूछना है कि मेरिट इस भर्ती में किस बेस पे लगाई गई है। ठीक है, ये आरटीआई में आपको पक्का सवाल पूछना है। बोनस वाला पूछना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने लोगों ने दिया, कितने फेल पास हुई, ये आपको पूछना है। तीनों सवाल के जवाब अगर आरटीआई में आपको सही मिल गए तो फिर आपका जो मामला है वो आपको एक तरफा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिना आरटीआई के जवाब बिना बैठते हो, जैसे मान लो आपने कहा कि भाई हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया, हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, तो फिर हमारा मेडिकल लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, बोल देंगे आपको कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, कोई भी कारण दिखा देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं थे, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स पुराने थे, आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी थी, आपके डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो साफ नहीं थी, आपके डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो पुरानी थी, जो भी है इशू आप कुछ ना कुछ दिखा के आपको फेल कर देंगे। फिर आपके पास वहाँ पे जो आपका पुख्ता सबूत होता है ना, जो पक्का सबूत होता है वो नहीं है। आरटीआई का जवाब रहेगा तो फिर आपके पास पक्का सबूत रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से जितना वो सोचते हैं उनसे आपको एडवांस सोचना है अगर आपको कोर्ट केस में इस भर्ती में जीतना है। तो मेरे हिसाब से आपको अब हर एक चीज़ जानकारी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा होगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो हम आपके साथ हैं भाई, हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी गलती मत करना कि जिससे आपको बाद में नुकसान हो। हर एक चीज़ सही तरीके से समझ के करना है। कोर्ट केस करना है कोई बड़ी बात नहीं है, अपने हक के लिए लड़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट केस लीगल तरीके से डायरेक्ट वे से करो। ठीक है, सबूत जुटा के करो, हर तरीके से करो। ये नहीं है कि भाई मेडिकल चलेंगे तब तक कोर्ट केस करेंगे तो ठीक है, मेडिकल हो लेंगे बाद में हमारे, भाई कोर्ट केस जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तब भी करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी करके इस भर्ती को रुकवा सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान पुलिस में आपने देखा होगा जो एसआई बने थे, उनको साल डेढ़ साल हो गए ड्यूटी करते, लेकिन अब उनको निकाला जा रहा है कोर्ट केस की वजह से। ठीक है, तो कोर्ट केस कभी भी करोगे आप उसी समय से लागू हो जाएगा। ठीक है, बस आपके पास सबूत होना चाहिए और आप ऑथेंटिक बंदे होने चाहिए। जो बंदे बोल रहे हैं ना कि मेरे 44 नंबर थे और मेरा नाम नहीं आया, भाई 44 नंबर थे ठीक है, मान लिया 3 4 5 नंबर तो तेरे बोनस के भी बढ़ेंगे, क्योंकि और लोगों के भी तो बढ़ रहे हैं। तो वो सब चीज़ आपके पास सबूत होना चाहिए भाई, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप आंसर की दिखाते हो तो बाद में करेक्शन वाली आंसर की आई थी वो आपके पास है नहीं और ना ही वो जारी की, तो आप आरटीआई में ये सवाल पूछो ना कि भाई करेक्शन वाली आंसर की कहाँ पे है। ठीक है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा आरटीआई में। अगर वो मान लो आप धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हो, वहाँ पे दे देते हैं कि आपके आरटीआई मतलब आपकी जो आंसर की है वो हम जारी कर देंगे, तो फिर आप संतुष्ट हैं, कर दो। अगर नहीं कर रहे हैं तो आरटीआई में तो फिर उनको जवाब देना ही देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जवाब तो वो देंगे। ठीक है, तो आरटीआई लगाओ भाई, एक आरटीआई में 10 रुपये का खर्च आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और इतने सारे स्टूडेंट लगाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन पूछेगा। आरटीआई आपको जो दिल्ली होमगार्ड का वेंटेलियन डिपार्टमेंट है उसमें लगानी है। ठीक है, या फिर दिल्ली में एक वेबसाइट चलती है PMS करके, ठीक है, वहाँ से भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब पे देख लेना कि आरटीआई कैसे लगाएं। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का वीडियो है, वहाँ पे किसी ना किसी का देख लेना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, हर एक चीज़ पल्ले घुस गई होगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ एक अच्छे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।